स्वागत है आपका तुषार लेक्चर की लेटेस्ट वीडियो में। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बहुआवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र। पिछले वीडियो के अंदर हमने बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखी थी। तो हम सबसे पहले बहुआवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखने के लिए हम एक आवेशों का निकाय मानते हैं इस प्रकार, जिसके अंदर Q1, Q2, Q3 से लेकर डेड रेस Qn तक आवेश है। इन सभी आवेशों के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इन सभी आवेशों की बिंदु P से दूरी जो है क्रमशः R1, R2 डेड रेस Rn तक है तथा इनके स्थिति सदिश R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, डेड रेस Rn वेक्टर हैं। अब हम बारी बारी से सभी आवेशों के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे आवेश Q1 के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने पिछली वीडियो के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला देखा था, E बराबर KQ/R² और R कैप बल की दिशा में होता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है। तो हम Q1 के कारण देख रहे हैं तो E1 लिखेंगे इसको। E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R²। R1 का स्क्वायर हो जाएगा Q1 की बिंदु P से दूरी R1 है गुना R1 का कैप। इसको बोलेंगे समीकरण नंबर 1। अब हम Q2 आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र देखेंगे। इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E2 जो बराबर होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2 का स्क्वायर और R2 का कैप Q2 जो Q2 की बिंदु P से जो दूरी है वो है R2, इस वजह से R2 का स्क्वायर और R2 का कैप, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में E2 की दिशा में R2 का कैप है। ठीक है। अब इसी प्रकार हम Qn आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे बिंदु P पर। अब Qn के लिए क्या होगी, En बराबर हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn/Rn का स्क्वायर और Rn का कैप गुना में, जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा में En की दिशा में। तो हम अब देखेंगे बिंदु P जो है इस पे Q1, Q2, Q3 डेट डैश n आवेश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करेंगे। तो बिंदु P पे जो परिणामी तीव्रता है वो क्या होगी, सभी आवेशों के कारण जो परिणामी तीव्रता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो क्या होगी, सभी आवेशों के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश योग बिंदु P पर परिणामी तीव्रता होगी। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग आवेशों के कारण जो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उनका सदिश योग कर देंगे। जैसे Q1 के कारण E1 है, Q2 आवेश के कारण E2 है, इसी प्रकार Qn आवेश के कारण En है। अब इनको जोड़ देंगे, इनका सदिश योग कर देंगे, दिशा के साथ योग कर देंगे, उसे ही हम सदिश योग बोलते हैं। तो अब समीकरण नंबर 1, 2, 3 थी, उससे हम समीकरण नंबर 4 में मान रख देंगे। तो हमने 4 में मान रख दिया। अब E जो परिणामी तीव्रता है वो बराबर हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1 का स्क्वायर, R1 का कैप प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q2/R2 का स्क्वायर R कैप। इसी प्रकार डेड डैश 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn/Rn का स्क्वायर और Rn का कैप। अब ये हम यहाँ एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है वो कॉमन है, उसको हम बाहर निकालेंगे। अब हम जब 4/पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकालेंगे तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा Q1/R1 का स्क्वायर और R1 का कैप Q2/R2 का स्क्वायर डेड डैश Qn/Rn का स्क्वायर Rn का कैप। अब इसको हम अगर सिग्मा रूप में लिखें, छोटी फॉर्म में लिखें, इसको अगर मैं समीकरण नंबर 5 लिख दूं और इसको समीकरण नंबर 6 लिखूं मैं, तो समीकरण नंबर 5 को मैं समीकरण नंबर 6 में लिखूं छोटी फॉर्म में, तो हम ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन है, लेकिन इसको हम जो बचे हुए पार्ट है इसको हम लिख देते हैं सिग्मा i का मान 1 से लेकर n तक हो सकता है Qi/Ri का स्क्वायर और Ri का कैप। ये समीकरण नंबर 6 है। इसमें अगर हम n के मान i के मान रखें, i के मान 1 से लेकर n तक रखें, तो हम समीकरण नंबर 5 पर वापिस पहुंच सकते हैं। कैसे,
कि अब आई का मान अगर मैं 1 रखूं तो Q1 बटे R1 का स्क्वायर, R1 का कैप। अब सिग्मा का मतलब था जोड़, अर्थात n के अलग अलग मान रख के हमें जोड़ना है। तो n के अलग अलग मान रख के जोड़ेंगे तो हम पुनः समीकरण नंबर 5 में पहुंच जाएंगे। तो हम समीकरण नंबर 6 से 5 बना सकते हैं, अर्थात ये 5 का छोटा रूप है। तो हम अगर फॉर्मूला लिखेंगे बहु आवेशों के कारण विभव क्षेत्र की तीव्रता का, तो ये समीकरण नंबर 6 वाला लिखेंगे, ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा। और यहाँ पर जो आर आई का कैप है, इसकी एक अलग वैल्यू होती है जो मैंने आपको बताई थी, कि जो आर आई का कैप होता है वो उसके सदिश और उसके परिमाण का अनुपात होता है, ये भी लिख सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है आपका समीकरण नंबर 6 है, जो यही आपकी बहु आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अब हम देखेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं को समझने से पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। बचपन में हमने चुंबक जरूर देखी होगी। ये चुंबक है, इसके 2 सिरे होते हैं, ये नॉर्थ सिरा है, ये साउथ सिरा है। हमने बचपन के अंदर छोटी क्लासों के अंदर विद्युत जो आपकी चुंबकीय रेखाएं बनाई होगी, जो नॉर्थ से निकलकर साउथ में ख़त्म होती थी। ये रेखाएं क्या करती थी? ये रेखाएं चुंबक के आसपास के चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती थी। ये रेखाएं जो है वो काल्पनिक होती थी, लेकिन जो इनके द्वारा प्रदर्शित चुंबकीय क्षेत्र था वो वास्तविक होता था। अगर आप वास्तव में कोई चुंबक लेते थे तो उसके आसपास कोई रेखाएं नहीं दर्शाई देती थी, लेकिन अगर दूसरी चुंबक उसके पास लेके जाते थे तो वो आकर्षण या प्रतिकर्षित होती थी, अर्थात उस चुंबक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र था जो वास्तविक था। लेकिन जो उसको दर्शाने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, जो हम नॉर्मल दर्शाते हैं उनको, वो काल्पनिक होती थी। उसी प्रकार जो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो विद्युत क्षेत्र को दर्शाती हैं। जो ये रेखाएं होती हैं खुद तो काल्पनिक होती है, लेकिन जो विद्युत क्षेत्र दर्शाएंगी वो वास्तविक होता है, जो कि यहाँ लिखा है। जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वे काल्पनिक रेखाएं हैं, जो वास्तविक विद्युत क्षेत्र को दर्शाती हैं वो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाएंगी। ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र रेखाएं के कुछ गुणधर्म होते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं जिनको ये फॉलो करती हैं। जो पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है कि अगर कोई भी ये विद्युत क्षेत्र रेखा है जो मैंने खींच ली, जो विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करी है। अब मैंने इसको आपको कहा कि इसके बिंदु P है, इस पे मुझे विद्युत क्षेत्र की दिशा बताओ। अगर विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बतानी है तो उस बिंदु पर जो स्पर्श रेखा खींचेंगे हम, और जो स्पर्श रेखा की दिशा होगी वो ही उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। जो कि इस थ्योरी में लिखा हुआ है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसी काल्पनिक रेखाएं हैं जो किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती हैं। ये एक विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। अब इसके ये जो एक लिखा हुआ है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की दिशा देखेंगे तो इस पे स्पर्श रेखा खींचेंगे, स्पर्श रेखा की दिशा में ही विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। अब इसका हम दूसरा गुणधर्म देखते हैं। जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। इसका कारण देखते हैं। हमने एग्जाम्पल मान लिया कि ये 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं जो एक दूसरे को काट रही हैं। अब ये जो कटान बिंदु है, इस पे मैं दिशा चेक करूं विद्युत क्षेत्र रेखा की, तो मैंने अभी आपको बताया जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा ज्ञात करनी है उस पर स्पर्श रेखा खींचो। तो इस पे 2 स्पर्श रेखा खींचेगी। पहली स्पर्श रेखा जो है वो इस वाली लाइन के अनुदिश खींची जाएगी। एक सेकंड वापिस बनाता हूँ मैं कि ये 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं जो एक दूसरे को काट रही है। एग्जाम्पल लिया मैंने। अब ये जो बिंदु P है, जो कटान बिंदु है इनका, इस पे विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो मैं क्या करूँगा कि उस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचूंगा, उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। इस पे 2 स्पर्श रेखा खींची जाएंगी, एक तो इसके अनुदिश ये पास में होगी थोड़ी, और एक इस रेखा के, एक इस रेखा के अनुदिश। तो इसकी 2 स्पर्श रेखाएं होगी। तो विद्युत क्षेत्र की दिशाएं भी 2 होगी, लेकिन वास्तव में विद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही होगी। एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं नहीं हो सकती हैं। तो इस वजह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी काटेंगी नहीं। अगर वो कभी काटेंगी तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं हैं, जो संभव नहीं है। इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं
कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्योंकि अगर कटान बिंदु पर विभव क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी अगर वो काटेंगी तो, इस वजह से, जो कि संभव ही नहीं है, इस वजह से विभव क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। मैंने आपको ये एग्जाम्पल से बता दिया। अब हम इसका तीसरा गुणधर्म देखते हैं। जो विभव क्षेत्र रेखाएं हैं उनकी दिशा क्या होती है? धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। ठीक है, अब धनावेश के लिए विभव क्षेत्र की दिशाएं आवेश से बाहर की ओर होती है। हमने देखा था कि जो प्लस आवेश है उसके लिए विभव क्षेत्र बाहर की ओर होता है, तो उसके लिए जो विभव क्षेत्र रेखाएं हैं उनकी दिशा भी बाहर की ओर होगी, क्योंकि ये विभव क्षेत्र रेखाएं प्रदर्शित विभव क्षेत्र को करेंगी, तो वही सेम दिशा होगी जो हमने विभव क्षेत्र के लिए देखी थी, ये बाहर की ओर होंगी। अगर माइनस आवेश है तो विभव क्षेत्र रेखाओं की दिशा अंदर की ओर होगी, अनंत से अंदर की ओर। ये रेखाएं अनंत से आएंगी और अंदर की ओर होंगी माइनस आवेश के लिए, और प्लस आवेश के लिए बाहर की ओर अनंत तक होगी। ठीक है, अब हम देखेंगे चौथा गुणधर्म क्या है इसका, कि जो विभव क्षेत्र रेखाएं जहाँ समीप होंगी वहाँ पर विभव क्षेत्र जो है वो अधिक होगा। अर्थात ये मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है यहाँ पे, ये विभव क्षेत्र रेखाएं हैं, जो 1 नंबर एरिया है वहाँ पर विभव क्षेत्र रेखाएं पास पास है, 2 नंबर एरिया में थोड़ी दूर हैं और 3 नंबर एरिया में बहुत दूर हैं। तो जो 1 नंबर एरिया में विभव क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा होगा, 2 नंबर एरिया है उसमें विभव क्षेत्र 1 से थोड़ा कम होगा, तथा जो 3 नंबर एरिया है उसमें विभव क्षेत्र E1 या E2 दोनों से ही कम होगा। अर्थात जहाँ पर विभव क्षेत्र रेखाएं ज़्यादा होंगी वहाँ पर पास पास होंगी वहाँ पर विभव क्षेत्र ज़्यादा, जहाँ पर विभव क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होंगी वहाँ पर विभव क्षेत्र का मान कम होगा। अब हम इसका अगला गुणधर्म देखते हैं। जो विभव क्षेत्र रेखाएं हैं वो खुले वक्र के रूप में होती हैं। हमने भी देखा जो प्लस क्यू आवेश के लिए विभव क्षेत्र की रेखाएं की दिशा थी वो बाहर की ओर थी, तो ये कोई वक्र बना ही रही है, बंद वक्र नहीं बना रही है, खुले वक्र बना रही है, ये इस लाइन में लिखा हुआ है। अब हम एक चीज़ और देखते हैं, हम ये 3 केस लेते हैं। ये विभव क्षेत्र रेखाएं, इनका जो गैप है इनके बीच में वो बिल्कुल बराबर है, इस वजह से इनका परिमाण नियत होगा, और इनकी जो दिशा है वो एक ही दिशा दर्शाई हुई है, चारों की एक ही दिशा है, तो इनकी दिशा भी नियत होगी। अब ये केस नंबर 2 है, देखिए इनका जो गैप है ये थोड़ा डायग्राम में अलग हो गया होगा, लेकिन इनका गैप अब बराबर है। उनकी दिशा देखेंगे, अगर मैं ये वाला बिंदु है इस पे इनकी दिशा अलग होगी, आगे वाले बिंदु पर इनकी दिशा स्पर्शरेखा अलग खींची जाएगी तो दिशा भी अलग होगी। अर्थात इनका परिमाण तो नियत है लेकिन दिशा अनियत है। अब केस नंबर 3 देखेंगे, ये वाला केस। इसके अंदर क्या है कि इनमें गैप भी अलग अलग है इन रेखाओं में, और इनकी दिशा भी अलग अलग है, तो इनका परिमाण और दिशा दोनों अलग अलग है। अब हम केस नंबर 4 देखेंगे। अब इनके अंदर क्या है, दिशा तो इन चारों विभव क्षेत्र रेखाओं की समान है, लेकिन इनमें गैप अलग अलग है, गैप में कोई समानता नहीं है, इस वजह से इनका परिमाण तो अनियत लेकिन दिशा नियत हो जाएगी। तो इन चारों केस की से माध्यम से हमने समझा कि विभव क्षेत्र रेखाओं का परिमाण और दिशा कैसे नियत और अनियत होती है। अब हम एक चीज़ और देखेंगे, विद्युत द्विध्रुव के लिए विभव क्षेत्र रेखाएं। विद्युत द्विध्रुव हम अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन आप एक बार अभी मोटा मोटा समझ लीजिए। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि 2 समान परिमाण के आवेश, विपरीत प्रकृति के आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो उसको विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो इस देखेंगे कि अब जो विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से बाहर की ओर होती है, तो ये प्लस है, इससे विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर जाएगा, ये बाहर की ओर जाएगा। माइनस से अंदर की ओर होती है, तो यहाँ पर पता चल जाएगा कि हमें जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो प्लस से, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा प्लस से माइनस की ओर होगी। जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं इस डायग्राम से पता चल रहा है कि प्लस से माइनस की ओर जा रही है, क्योंकि प्लस से विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर जाएंगी, माइनस के अंदर आएंगी, तो इनकी दिशाएं प्लस से माइनस हो जाएंगी। अगर आपको एग्जाम में आए विद्युत द्विध्रुव के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाइए, तो ये वाला डायग्राम बनाएंगे। अब अगर 2 प्लस पास पास में आ जाएं या 2 माइनस पास पास में आ जाएं,
तो उनके लिए विगु क्षेत्र रेखाएं कैसे बनाएंगे। तो हमने देखा है कि समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है, तो विगु क्षेत्र रेखा कोई प्लस के लिए बार की ओर होगी तो ये बार बनाएंगे। अब यहाँ पर ये रेखा सीधी जानी चाहिए थी विगु क्षेत्र रेखा, लेकिन इस आवेश का प्रतिकर्षण है, इस वजह से ये रेखा थोड़ी मुड़ जाएगी और इस प्रकार चली जाएगी। ये प्रतिकर्षण के कारण ये रेखा भी मुड़ जाएगी और इस आवेश की रेखा भी सीधी न जाकर प्रतिकर्षण के कारण मुड़ जाएगी। जब दो धनावेश या दो ऋणावेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं ड्रा करनी हो तो ये साइड वाली जो पास वाली रेखाएं हैं, इनके एक सिरे वाली रेखाएं वो सीधी नहीं जाएंगी, मुड़ जाएंगी प्रतिकर्षण के कारण। अगर आपको एग्जाम में दो धनावेश के लिए दो ऋणावेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं आए तो आप क्या करेंगे कि जो ये इनकी पास वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाएंगे तो वो थोड़ी मुड़ जाती हैं, क्योंकि इनमें समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है। तो आज की वीडियो के अंदर हमने देखा कि बहु आवेशों के निकाय कारण विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र रेखाएं। आने वाली वीडियो के अंदर हम विद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो।